नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी जो स्टडी है वो अच्छी चल रही होगी। इस क्लास में हम जो पढ़ने वाले हैं वो जीव मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जीव मंडल सबसे पहले हम आप लोगों से ये बताएंगे जीव मंडल होता क्या चीज़ है। एक्चुअल में जीव मंडल एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ पे जीव जो सजीव होते हैं वो निवास करते हैं। ठीक है, जहाँ पे जीव जंतु, पक्षी, पौधे, वनस्पतियाँ, ये सब मतलब जहाँ पे निवास करते हैं वो क्या कहलाता है, जयमंडल कहलाता है। ठीक है, तो जयमंडल को हम परिभाषित करने के लिए इसकी कई सारी परिभाषाएं दी हुई हैं। ठीक है, जिनमें से हम ये कह सकते हैं कि एक तो पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी तथा वे अजैविक घटक जिनमें इन जीवों की पारस्परिक क्रिया होती है, ये पूरा मिलकर के जीवमंडल कहलाते हैं। ठीक है, और दूसरा हम इसको एक और भाषा में भी परिभाषित कर सकते हैं कि जीवमंडल सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह के चारों ओर व्याप्त एक आवरण है जिसके अंतर्गत जीव जंतु एवं वनस्पतियों का जीवन बिना किसी रक्षक साधन के संभव हो पाता है। ठीक है, तो जीवमंडल में आता क्या क्या चीज़ है। देखिए, जीवमंडल किन किन चीज़ों से हम कह सकते हैं कि किन किन चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। तो जीवमंडल मुख्यतः तीन चीज़ों से मिलकर बना, तीन चीज़ें यहाँ पे पाई जाती है। एक तो जीवमंडल जो होता है, जीव कहाँ पे रहते हैं। एक तो देखिए समुद्र में रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे रहते हैं, एक तो समुद्र में रहते हैं। ठीक है, दूसरा ये होता है गैर समुद्र। ठीक है, गैर समुद्र, ये ठीक से नहीं लिख रहा है, तो गैर समुद्र। और चौथा है कि स्थल। ठीक है, स्थल। तो स्थलीय यानी कि तीन जगहों पे जो है जीवमंडल पाया जाता है। यानी जीव कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। दूसरा जो है गैर समुद्र। गैर समुद्र का मतलब जैसे कि हमारा नदी हो गया, तालाब हो गया, और जो मतलब बाकी जो होते हैं समुद्र के अलावा जो छोटी घाटियाँ हो गई उन सब में, और स्थल। ठीक है, तो ये तीन जगहों पर जो है क्या है, जीव पाए जाते हैं जहाँ पे निवास क्या करते हैं कि जैसे मानव हो गया, ठीक है, मनुष्य, और उसके बाद जीव जंतु। ठीक है, यानी कि जानवर, जीव जंतु हो गया। उसके बाद पौधे। ठीक है, पौधे और जलीय जीव। ठीक है, क्या हो गया, जलीय जीव। तो अब देखेंगे कि जो मानव है वो कहाँ पाया जाता है, स्थल पर। जीव जंतु जो जानवर हैं, पशु हैं, पक्षी हैं, ये कहाँ पाए जाते हैं, स्थल पर। और पौधे, पौधे भी स्थल पर पाए जाते हैं। जलीय जीव में जैसे और सारे जीव होते हैं वो जलीय, मछली और अब जो जल में रहने वाले जीव हैं। ठीक है, तो वो क्या है, जलीय जीव। तो अब आगे हम इसके बाद देखते हैं कि जो है भारत में जो जीवमंडल होता है वो एक्चुअल में एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करता है। ठीक है, जीवमंडल तो पारिस्थितिकी तंत्र के ही अंतर्गत जैसे जीवमंडल होता है, उसमें तीन टाइप के जो आवास होते हैं वो पाए जाते हैं। ये जो है इनको तीन टाइप का आवास भी कह सकते हैं हम, कि एक समुद्र होता है, एक आवास जीवों का, एक आवास समुद्र होता है। उसमें भी पौधे, जीव जंतु, ये सब मतलब मछलियाँ, ये प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। गैर समुद्र मतलब जैसे नदी, तालाब, झरना, इन सब में पाए जाते हैं। और स्थल पर भी कुछ जीव पाए जाते हैं। तो ये क्या है कि इन जीव जंतुओं का एक आवास है, और इन्हीं सबसे मिल करके क्या बनता है कि जीवमंडल बनता है। और ये जीवमंडल में एक दूसरे पर ये क्या होता है, निर्भर करते हैं। जो जीव रहते हैं वो एक दूसरे पर क्या होता है, निर्भर रहते हैं, और एक तंत्र का निर्माण करते हैं जिसको क्या कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र कहा जाता है। ठीक है, भारत में लगभग 75 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के, भारत में लगभग 75 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। 75 प्रकार के, 75 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं भारत में। और ये इसको क्या कह सकते हैं हम, जीव जंतु। ठीक है, भारत में 75 प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। और लगभग 2500 यानी कि 2500 प्रकार की क्या होती हैं, मछलियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, दो लगभग 2500 टाइप की मछलियाँ पाई जाती हैं। 2000 प्रकार की लगभग क्या होते हैं, बर्ड्स पाए जाते हैं। ठीक है, पक्षियाँ पाई जाती हैं। ठीक, और उसके बाद लगभग 45,000 प्रकार के क्या होते हैं कि पक्षियाँ पाई जाती हैं। पौधे, वनस्पतियाँ जो हैं वो लगभग कितना है, 45, 45 के टाइप की क्या होती हैं, 45,000 प्रकार की क्या होती हैं मछली, ये जो है वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। जिनमें से आपको, जिनमें से लगभग 5,000 प्रकार के, जो 5,000 प्रकार के जो वनस्पतियाँ हैं वो केवल भारत में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, केवल भारत में, केवल भारत में पाई जाती हैं। ठीक है, इसमें 5,000 प्रकार के कहाँ पाए जाते हैं, केवल भारत में पाए जाते हैं, अन्य किसी देश में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, भारत में जो मतलब ये जैव विविधता है, जैव विविधता भारत की है, वो विश्व की लगभग 60 से 70% जैव विविधता भारत में पाई जाती है। ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। 60 से विश्व की जो 60 से 70% जैव विविधता है वो कहाँ पाई जाती है, भारत में पाई जाती है। उसके बाद जो 17 सबसे बड़े बड़े जो जैव विविधता वाले देश हैं उसमें भारत का भी नाम है। 17 सबसे बड़े बड़े जैव विविधता वाले देशों में भारत का नाम है।
यानी भारत में देखिए, भारत में जो है हर प्रकार की जलवायु पाई जाती है, ठंडी, गर्मी, वर्षा और मानसूनी जलवायु भी पाई जाती है, और हर प्रकार की लगभग यहाँ पे जो है वातावरण भी उपलब्ध है, चाहे रेगिस्तान हो, ठीक है, ठंडा प्रदेश हो हिमालय का, या फिर मैदानी क्षेत्र हो, या फिर पठारी क्षेत्र हो, तटीय क्षेत्र हो, लगभग हर प्रकार के यहाँ पे सभी प्रकार की जलवायु, सभी प्रकार के वातावरण उपलब्ध है। इसीलिए यहाँ पे लगभग सभी प्रकार की वनस्पतियाँ और जो है जीव जंतु पाए जाते हैं। तो अब जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के बारे में हम बताते हैं। भारत में कुल 18 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाने का क्या उद्देश्य क्या था? तो जैवमंडल आरक्षित, सबसे पहले तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता क्या चीज़ है? देखिए, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र एक, जिसको कि बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें कि हम जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि को संरक्षित करते हैं। वैसी वनस्पतियाँ और जीव जंतु जिनके जिनके जान या जिनके मतलब जिनकी संख्या दिन ब दिन घटती जा रही है, ठीक है, और उनकी संख्या घटने के पीछे जो है हमारे जो आधुनिक विकास की प्रणाली है उस पर प्रभाव वो चीज़ें हैं। तो उन्हीं को बचाने के लिए, उन्हीं जीवों को संरक्षित करने के लिए ही जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं, ठीक है। तो भारत में उनका क्या क्या मतलब उद्देश्य इसका अधिक से पौधे, जीव जंतु और सूक्ष्म जीवों की विविधता का दीर्घकालिक संरक्षण, मतलब उनको ज़्यादा दिनों तक हम कैसे संरक्षित रह सकते हैं, संभव जितना ज़्यादा दिन तक संभव हो सके। उसके बाद जो जैव संसाधन है, जैसे हमारे पास लकड़ी है, जल है, इन सब चीज़ों का हम एक मैनेजमेंट के तरीके, मतलब एक उचित तरीके से और कम से कम उपयोग करते हुए ज़्यादा दिनों तक कैसे हम इसका उचित प्रयोग कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए। दूसरा ये होता है कि शिक्षा, जागरूकता, प्रशिक्षण, शोध कार्यों के प्रदान के लिए भी हम इसको संरक्षित करते हैं। और जब जैव विविधता के जो क्षेत्र हैं, इस जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जिन जो जैव विविधता के क्षेत्र हैं उनमें इजाफा करने के लिए भी, उनकी संख्या बढ़ाने के लिए भी हम जैव विविधता के क्षेत्र को घोषित करते हैं, ठीक है। तो अब हम जो है आते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण, ठीक है। तो देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण हम कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र का वर्गीकरण। तो इसके लिए केंद्रीय क्षेत्र होता है, एक तो हमारा केंद्रीय क्षेत्र हो गया, दूसरा हमारा होता है बफर क्षेत्र, और चौथा है संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र। तो ये तीनों क्षेत्र होते हैं, केंद्रीय क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। अब इनको हम देखते हैं एक डायग्राम के थ्रू, ठीक है। देखिए, ये एक हमने बना दिया गोला टाइप का, ये सबसे बाहरी है जिसको कहा जाता है कि संक्रमण क्षेत्र। उसके बाद आता है बीच में बफर क्षेत्र, और ये आता है, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे यहाँ पे हमको यम लिखना है, यम। तो ये है हमारा क्या चीज़, ये जो क्षेत्र है ये है केंद्रीय, क्या है, केंद्रीय क्षेत्र, ठीक है। और इसके बाद ये है हमारा केंद्रीय, ठीक है, ये केंद्रीय क्षेत्र है। इस क्षेत्र को कहा जाता है कि बफर क्षेत्र, और ये जो बाहरी है, सबसे बाहर का क्षेत्र है, इसको कहा जाता है संक्रमण क्षेत्र, संक्रमण क्षेत्र, ये है संक्रमण क्षेत्र, ठीक है। तो जब अब देखिए इसमें अंतर क्या होता है कि केंद्रीय क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र में अंतर क्या होता है। जो केंद्रीय क्षेत्र होता है इसमें जो है ये केवल मॉनिटरिंग क्षेत्र होता है, इसको हम केवल देख रेख कर सकते हैं, इसमें कोई बाहरी एक्टिविटी नहीं होता है, और इसमें बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होता है, पूर्ण रूप से वर्जित होता है, ठीक है। ना ही हम इसमें कोई आर्थिक क्रिया कर सकते हैं, जैसे पेड़ों की कटाई हुआ, टूरिज्म हुआ, या फिर वहाँ पे शिकार हुआ, ये सब काम हम वहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते। इन क्षेत्रों को केवल मॉनिटरिंग किया जा सकता है, ठीक है। तो केंद्रीय क्षेत्र के बाद दूसरा आता है हमारा बफर क्षेत्र। बफर क्षेत्र में यानी इस क्षेत्र को हम कह सकते हैं कि एम लिख दें, यानी कि यहाँ पे मॉनिटरिंग कर सकते हैं, एम, ठीक है। और जो हमारा बफर क्षेत्र होता है, बफर क्षेत्र में हम टूरिज्म अलाउ भी कर सकते हैं, यानी कि आदमी आ जा भी सकते हैं, ठीक है। और रिसर्च कार्य के लिए भी कर सकते हैं, आर लिख सकते हैं यहाँ पे हम, रिसर्च के लिए, और एजुकेशन के लिए भी कर सकते हैं, यानी कि एजुकेशन के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी लोगों को शिक्षा देने के लिए, ठीक है, लोगों को शिक्षित करने के लिए, और उसके बाद पर्यावरण की शिक्षा, मनोरंजन और जो पर्यटन के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए हम जो है बफर क्षेत्र का उपयोग कर सकते हैं। बफर क्षेत्र में लोगों को जाना अलाउ रहता है, ठीक है। तीसरा क्षेत्र होता है संक्रमण क्षेत्र। संक्रमण क्षेत्र भी लोगों के लिए जाने के लिए पूर्ण रूप से अलाउ रहता है, शिक्षा के लिए उपयोग कर सकते हैं, और दूसरा ये कि ये मानव के निवास के लिए भी यह जो है क्षेत्र अलाउ करता है। इस क्षेत्र में कोई आ सकता है, जा सकता है, रह सकता है, ठीक है, यानी कि मानव अधिवास, ठीक है, मानव अधिवास के लिए भी यह अलाउ रहता है, ठीक है। अब जो है जीव जंतुओं और पौधों को संरक्षित करने में बहुत सारी संस्थाएं काम करती हैं, जिसमें कई सारे NGO हैं,
और भी सरकार की तरफ से भी बहुत सारी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किए गए हैं। भारत में कुल जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं वो कुल कितने आरक्षित क्षेत्र हैं? 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भारत में है, जिनमें से अब हम नॉर्थ साउथ और ये बताते हैं, उसके बाद फिर हम जो है उस पर चलेंगे कि जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हमारे हैं वो एक्चुअल में कौन कौन से हैं, सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे छोटा क्या है। देखिए सबसे पहले तो सबसे पहले कौन घोषित हुआ था, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो सबसे पहले घोषित हुआ, जो पहला था, जो सबसे पहला था वो कब क्या था? नीलगिरी। नीलगिरी नीलगिरी का जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र था वो 1988 में घोषित हुआ था, और वो कहाँ पे है? वो है कर्नाटक और तमिलनाडु और केरल के बॉर्डर पर है, ठीक है। जो सबसे यहाँ पे देखिए जब सबसे उत्तर का है वह है हिमाचल प्रदेश में, उसका नाम है शीत मरुस्थल। शीत मरुस्थल, ठीक है, वह कहाँ पे है? हिमाचल प्रदेश में है। और जो सबसे दक्षिण वाला है, ठीक है, सबसे दक्षिण में है ग्रेट निकोबार, ठीक है, सबसे दक्षिण में क्या है? ग्रेट निकोबार। और इसके नाम से ही पता है आपको कि ये कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है, ठीक है। पश्चिम में क्या है? सबसे पश्चिम में गुजरात का कच्छ का रण, कच्छ का रण भी कह सकते हैं, रण भी कह सकते हैं, ठीक है, ये है। सबसे पूर्व में क्या है? सबसे पूर्व में जो है वह है डिब्रू साइखोवा है। क्या है? डिब्रू साइखोवा, ठीक है, डिब्रू साइखोवा जो सबसे पूर्व में है वो डिब्रू साइखोवा है, ठीक है। इसके बाद हम जो है अब उसको मैप के थ्रू देखते हैं। तो अभी आप ये मैप देख रहे हैं, इस मैप में आपको जो भारत के कुल 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनको उनके बारे में हम दिखाएंगे। देखिए सबसे पहले तो भारत में जो 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उसमें सबसे पहला जो सबसे उत्तर में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह क्या है? शीत मरुस्थल, जिसके बारे में हमने बताया, और यह किस स्टेट में है? यह जो है हिमाचल प्रदेश में है। उसके बाद उत्तराखंड में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। इसके बाद उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में कोई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। इसके बाद एक है सिक्किम में कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में दिबांग जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, डिब्रू साइखोवा जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है ये असम में है। डिब्रू साइखोवा के बारे में ये बोला जाता है कि ये सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। उसके बाद असम में एक और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जिसको मानस जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। और मेघालय में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र एक है जिसको नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र कहा जाता है। देख लीजिए अब एक बार, नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यहाँ पे यह नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र स्थित है, ठीक है, यहाँ पे ये नोकरेक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है मध्य प्रदेश में 2 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। एक तो हमारा है पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। एक तो यहाँ पे देखिए पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हमारा यहाँ पे है, पन्ना जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, और दूसरा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वो है पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, ठीक है। इसके बाद गुजरात में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसे कच्छ का रण या रण ऑफ कच्छ भी कहा जाता है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में ये सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है, ठीक है। सबसे बड़ा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र रण ऑफ कच्छ का है, और सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है डिब्रू साइखोवा, ठीक। तो गुजरात में एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र इसको रण ऑफ कच्छ कहा जाता है। मध्य प्रदेश में एक जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, 2 है, एक पंचमढ़ी है और दूसरा पन्ना है, ठीक है। झारखंड में कोई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। पश्चिम बंगाल में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है सुंदरवन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। उड़ीसा में सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में जयमंडल अमरकंटक या अचानक मार, ठीक है। एक्चुअल में इसमें देखिएगा अमरकंटक जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यह मध्य प्रदेश क्षेत्र में है, और अचानक मार जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है यह छत्तीसगढ़ में स्थित है। तेलंगाना में कोई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। गोवा में कोई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नहीं है। आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में जो शेषाचलम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र वो कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में। कर्नाटक में जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है जो भारत का सर्वप्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और उसके बाद केरल में जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको कहा जाता है अगस्तमलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। और तमिलनाडु में जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है उसको मन्नार की खाड़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, यानी मन्नार की खाड़ी में स्थित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। और जो सबसे दक्षिण में स्थित जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है वह क्या है? निकोबार, यानी निकोबार जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, जिसको आप यहाँ पे देख सकते हैं भारत का दक्षिणतम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर जो 18 जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं, ठीक है। अब इसमें से आप ये देख सकते हैं कि जो सबसे उत्तर में है शीत मरुस्थल, और सबसे दक्षिण में ग्रेट निकोबार, ठीक है। और सबसे पश्चिम में जो है रण ऑफ कच्छ, पूर्व में जो है डिब्रू साइखोवा, और डिब्रू साइखोवा जो है वो सबसे छोटा जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी है। सर्वप्रथम जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है वह नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो 1988 में घोषित किया गया। तो ये भारत के जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र थे उनके बारे में हमने आपको बता दिया, ठीक है। अब इसमें से कुछ ऐसे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं जिसको यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया गया है, ठीक है। तो यूनेस्को की सूची में कौन कौन से जयमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल किए गए हैं उनके बारे में हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले जो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था यूनेस्को की सूची में उसका नाम था नीलगिरी। नीलगिरी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो है केरल, आप देख रहे हैं यहाँ पे केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु ये इनके बॉर्डर पे जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे है। इसको जयमंडल आरक्षित क्षेत्र को यूनेस्को की सूची में सन 2000 में शामिल किया गया था। उसके बाद मन्नार की खाड़ी है। उसके बाद पश्चिम बंगाल का सुंदरवन का है सुंदरवन जयमंडल आरक्षित क्षेत्र। उसके बाद उत्तराखंड का नंदा देवी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र।
और उसके बाद जो है नोकरेक, जो मेघालय का जयमंडल आरक्षित क्षेत्र नोकरेक है वो शामिल हुआ। उसके बाद मध्य प्रदेश का पंचमढ़ी जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, उड़ीसा का सिमलीपाल जयमंडल आरक्षित क्षेत्र, और मध्य प्रदेश का एक और जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जिसको अमरकंटक कहा जाता है, अमरकंटक, और जो अचानक मार्ग जो हमारा छत्तीसगढ़ में है, ये जयमंडल आरक्षित क्षेत्र भी यूनेस्को की सूची में शामिल हुआ है। और ग्रेट निकोबार जो हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम है, वो जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची में। अगस्तमलाई जयमंडल आरक्षित क्षेत्र यूनेस्को की सूची, और कंचनजंगा जयमंडल आरक्षित 19 यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था सबसे लास्ट में 2018 में। तो ये सारे जयमंडल आरक्षित क्षेत्र जो कि यूनेस्को की सूची में शामिल हो चुके हैं, ठीक है। तो